ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में कई सारे टॉपिक्स को कवर भी किया जा सका है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करने वाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इसको कैसे बढ़ाया और घटाया जाता है या किस एज में कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी इंसान की ऐसी एबिलिटी होती है जो जॉइंट एक्शन के रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ा देती है। मीन्स जैसे आपकी बॉडी में कोई जॉइंट है, हमारी बॉडी में कोई जॉइंट है, तो उसका रेंज ऑफ मूवमेंट जो भी होता है वो कम होता है। तो उस पे अगर काम किया जाए तो उसका जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है। डेली प्रैक्टिस करने से फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है किसी भी एज में। मगर अगर हम इसकी बात करें तो एक एज के बाद इस फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आने लगती है। उसका कारण होता है एक्सरसाइज का ना होना, और उसका कारण होता है सही डाइट का ना लेना, और उसका कारण होता है एज का बढ़ते जाना, जिसकी वजह से जब एज बढ़ती है तो बॉडी में बहुत सी चीज़ों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी पर भी असर पड़ता है। मगर जब फ्लेक्सिबिलिटी पर असर पड़ता है तो इसके लिए अगर कोई भी इंसान फ्लेक्सिबल होना चाहता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और अगर एक्सरसाइज वो नहीं करता है तो फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आने लगती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिन पर दिन और एज के साथ घटती चली जाती है। अब अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप की बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो मोस्टली 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको बिना किसी सहारे के आप अपने बॉडी के द्वारा जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएँ। अगर आप इसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझें तो आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं बिना किसी सहायता से। इसमें कोई भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और अगर हम लोग दूसरी बात करें दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी की, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि इसमें आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती नहीं है और ना ही रेंज ऑफ मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है। इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने के लिए किसी बाहरी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है या अतिरिक्त ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या किसी एक्स्ट्रा बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने में हेल्प करता हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता हो, एक्सरसाइज को करवाने में हेल्प करता हो। या आप मान सकते हैं कि किसी ऐसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसकी सहायता से आप बॉडी को धीरे-धीरे फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन के द्वारा एक्सरसाइज करा के बढ़ाई जाती है। और एक्टिव का मतलब जिसमें आपको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े, वो होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे योगा वगैरह करना, इसमें मैक्सिमम योगा में आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर कुछ योगा में आपको किसी अतिरिक्त आदमी की ज़रूरत पड़ती है, व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिसको पैसिव एक्सरसाइज कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी वो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर किसी के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कैसे बढ़ाएँ? फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम लोग इसमें डायनामिक मेथड की बात करें तो डायनामिक मेथड ये होता है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देंगे, आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ी रहेगी। और जब आप इसको छोड़ देंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। अब अगर हम लोग दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज में जब तक आप उस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितना आप उसमें होल्ड लेंगे, उस टाइम आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मान लो आप कोई स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेग स्ट्रेचिंग में अगर फ्रंट स्ट्रडल कर रहे हैं या साइड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लो आप लेग की स्ट्रेचिंग करते टाइम, जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वहाँ 10 सेकंड का 20 सेकंड का अगर पॉज़ लेते हैं और उसी पोजीशन में बने रहते हैं, तब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग बढ़ने के चांस होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के भी चांस होते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इस एक्सरसाइज के द्वारा मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया भी जाता है। देखो, एक मेथड और होता है बैलिस्टिक मेथड। अगर हम लोग बैलिस्टिक मेथड की बात करें तो इसमें हम लोग कुछ रैपिड मूवमेंट का यूज़ करते हैं। उस रैपिड मूवमेंट के सहायता से जो नॉर्मल जॉइंट होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं रैपिड मूवमेंट का मतलब कुछ अलग सी एक्सरसाइज करें। जैसे एक एज ग्रुप में एक्सरसाइज होते हैं कि आपको ये इस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, मगर जब फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ज़्यादा कम हो जाती है तब ज़रूरत पड़ती है कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम उस एक्सरसाइज से
कुछ एक्स्ट्रा हट के एक्सरसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी, जो हमारी बॉडी को नीड होती है। कि जैसे मान लो कोई स्ट्रेचिंग कर पा रहा है तो किसी की स्ट्रेचिंग बहुत जल्दी हो रही है, किसी की नहीं हो रही। तो जिसकी जल्दी हो रही है उसको हो सकता है कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, जिसकी जल्दी नहीं हो रही हो सकता है उसे अपनी हेल्प के लिए 1 से 2 लोगों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सर्किट ट्रेनिंग की। सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत होती है? देखो, अगर हम लोग सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, मोस्टली इसमें कुछ एक्सरसाइज को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें ये चेक किया जाता है कि आपके शरीर के अंदर कितना स्टेमिना है, कितना एंडोरेंस है और कितनी मोबिलिटी है, कि आपका शरीर कितना चल सकता है, उस वो कितने पावर की ज़रूरत है और वो कितना पावर निकाल सकता है। ठीक है, और कितनी देर तक कितना पावर निकाल सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज बनाई जाती है जिसमें 5 से 6 एक्सरसाइज को मिक्स किया जाता है और इनसे बॉडी में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, एंडोरेंस, स्टेमिना और स्ट्रेंथ की, वो सारी की सारी चेक हो जाती हैं बाय एक्सरसाइज के माध्यम से। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें 6 और से लेकर 10 तक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज ऐड की जाती हैं। ठीक है, उन एक्सरसाइज को ऐसे ग्राउंड पर लगाया जाता है या ऐसे सर्किट से फिट किया जाता है कि एक के बाद एक एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है बिना रेस्ट के। मान लो अगर सर्किट ट्रेनिंग बनानी है तो 6 से लेकर 10 तक कोई भी एक्सरसाइज आप सेट कर देते हैं एक के बाद एक। जैसे आपको 10 मीटर की रनिंग करनी हुई तो 5 मीटर आपको जंपिंग करनी हुई, 5 मीटर साइड वे चलना हुआ, 5 मीटर आपको बैक वे चलना हुआ और फिर 5 मीटर आप दोनों पैरों से जंप करेंगे जिसको हम लोग जंप बोलते हैं। और फिर हो सकता है कि 5 मीटर में आपको ब्रॉड जंप की प्रैक्टिस करना पड़े। इस तरीके से कुछ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज होती हैं, एंडोरेंस की एक्सरसाइज होती है, स्टेमिना की एक्सरसाइज होती हैं जो कंटिन्यू एक बंडल के रूप में मिलती हैं और एक साथ कई एक्सरसाइज होती हैं जो 6 से 10 हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सेट किए जाते हैं, इनको बोला जाता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कई एक्सरसाइज को मिला के एक सिंगल एक्सरसाइज बनाई जाती है और जिसको आपको एक बार में कंप्लीट करना होता है। तो जैसे कि मैं इसकी पिक लगा रहा हूँ, इसको आप देख के समझ भी सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें सर्किट ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस की, तो देखो सर्किट ट्रेनिंग का एक अपना इम्पोर्टेंस ये होता है कि इसको आप ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इंडोर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं। और सर्किट ट्रेनिंग से आप एक बार में कई एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप एक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, और जब सर्किट ट्रेनिंग में 6 से 10 एक्सरसाइज होंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज के टाइप्स अलग अलग होंगे जिससे आपको करने में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। और सर्किट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो एक साथ इस तरीके से सेटअप किया जाता है, या कोच हो या कोई भी व्यक्ति जो आप पर निगरानी रख रहा हो उसको आसानी से देख सकता है और उसमें क्या कमी रह गई उसको आसानी से बता भी सकता है। अब वैसे अगर कोई एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है, दूसरी एक्सरसाइज दूसरी जगह हो रही है, तो जो कोच होते हैं उनको आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक ही ग्राउंड पर 5 6 या 10 तरीके की एक्सरसाइज को सेट कर दिया जाता है, तो कोच वहाँ बैठ के किसी भी पर्सन या एथलीट को आसानी से जज कर सकता है कि इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि जब 6 से 10 एक्सरसाइज एक साथ होती हैं तो इससे आपकी जो बॉडी का एंडोरेंस, स्टेमिना होता है उसका जल्दी चेकअप हो जाता है। और जो कोच होता है उसको ये पता लग जाता है कि जो एथलीट है या परफॉर्मेंस करने वाला परफॉर्मर है उसको कहाँ कमी आ रही है, किस टाइप की एक्सरसाइज में कमी आ रही है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्या स्टेमिना होना चाहिए, और उसकी अगर बॉडी की जो मोबिलिटी है जिससे बॉडी गति कर रही है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में सोचेगा। और थकान कितनी देर में आ रही है, कि लैक्टिक एसिड की वजह से थकान होती है। लैक्टिक एसिड जितनी जल्दी बनेगा थकान उतनी जल्दी आएगी। और इसी लैक्टिक एसिड को दूर करने के लिए प्लेयर्स कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बॉडी की उतनी ज़्यादा लैक्टिक एसिड कम बनेगा और थकान कम होगी। और इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि कई तरीके के एक्सरसाइज ऐड होती हैं। 6 से 10 एक्सरसाइज अगर ऐड हैं तो कई तरीके के कोऑर्डिनेशन होते हैं बॉडी के भी और एक्सरसाइज के, जो कि एक साथ हो जाते हैं। अब कोई एक्सरसाइज को एक लगातार घंटे भर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम है, मगर उसी घंटे भर में 5 6 8 एक्सरसाइज करोगे तो तरह तरह की एक्सरसाइज होंगी, काम करने में भी मन लगता है एक्सरसाइज को। और आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि हम बदल बदल के एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उससे ये भी जज हो जाता है कि आपकी बॉडी या उस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है उनके बीच, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बॉडी और एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये कोच आसानी से जज करके, और कोच उसी तरीके से एक्सरसाइज को फिर से रिव्यू करता है और ये देखता है कि जो एथलीट या परफॉर्मर है उसको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अभी अगर देखा जाए तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका लगभग। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें शॉर्ट में बताने की जो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।